Hello students, welcome back to your online class. Today we will start next chapter, unit number 10, S block elements. S block contains two groups, group number 1 and group 2. And here we have alkali metals, which is group 1. In alkali metals, we have 6 elements: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Out of which francium is the only element which is radioactive. Lithium, sodium and potassium are mainly found in earth crust, whereas rubidium and cesium are produced as a product of processing of lithium. Because francium is radioactive, it is not found in nature. इनकी नोबल गैस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो शेल इंट्रोड्यूस होता है वो है एस, और उसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन. अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ही बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्टली वी हैव एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एज यू नो, अलोंग द पीरियड, अगर आपके पास सपोज ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें अब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो आपके पास एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस डिक्रीज करती है. लेकिन डाउन द ग्रुप, जब आप इसी सेम ग्रुप में, अल्कली मेटल्स के ग्रुप में डाउन द ग्रुप आए तो साइज इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होने का रीजन है कि नया शेल इंट्रोड्यूस होता है. लिथियम से जब आप सोडियम पर आए, सोडियम से पोटेशियम पर जाए, तो एक नया शेल इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐड होता है, विच कॉजेज इंक्रीज इन साइज. whereas on going from left to right along the period, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और साइज छोटा हो जाता है. सेकेंड इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी. आई स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इट इज वेरी इजी टू रिमूव दिस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इसको रिमूव करने के लिए, और वही आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम. तो आपके पास अगर एक एटम में, इस एटम में से चाहे आप किसी का भी लो, लिथियम का लो, सोडियम का लो, पोटेशियम का लो, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यही रहने वाली है. तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है. तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो होती है. लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देखिए, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी जब आप ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी वो नोबल गैस की ही रहेगी. यानी कि आपके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी. तो इसीलिए इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे आप डिनोट करेंगे IE2 से, वो बहुत ज्यादा हाई होगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब जो एल्कली मेटल्स हैं ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, लाइट मेटल्स हैं, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो होता है एज कंपेयर टू द अदर पी ब्लॉक और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटालिक कैरेक्टर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की और पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए. मेटल एम पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि ये इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देने की, और वो इसीलिए क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो जाए तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी. इसीलिए इनके पास टेंडेंसी ज्यादा रहती है कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए यहाँ से, और इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से ये इनमें मेटालिक कैरेक्टर भी होता है जो आपके पास एल्कली मेटल्स हैं. इसीलिए इन्हें एल्कली मेटल्स कहा जाता है रादर देन एल्कली एलिमेंट्स. इनके नाम में ही मेटल जुड़ा है, यानी इनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. और ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर हम ध्यान दें, ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी हमेशा +1 रहती है. +1 इसीलिए क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करने की टेंडेंसी रखता है. नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर. कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर का मतलब है जब इन्हें बर्न किया जाता है
तो ये फ्लेम को कलर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो फ्लेम का कलर है, फ्लेम से एनर्जी मिल रही है इन एलिमेंट्स को। तो इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होगी, तो वहां से ये अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा विद एमिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने पहले एब्जॉर्ब की थी हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी विजिबल रीजन में आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो वो जो विजिबल रीजन में आई है उसकी वजह से ही हमारे को कलर नजर आएंगे इसकी फ्लेम में। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब हमने पढ़ा था पहले, मैं क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम ही कंसेप्ट यहाँ पर आता है। जिस वेवलेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा उस वो एनर्जी उसी कलर की आपको फ्लेम नजर आएगी। इसीलिए हम कहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम, सबका अपना अलग कलर होता है। लिथियम का रेडिश कलर होता है, सोडियम मेटल जब बर्न होता है तो उसका येलो कलर होता है, और रुबिडियम का वायलेट कलर होता है। तो सबका अलग कलर होता है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर होता है, टर्म यूज की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी मैं ऑलरेडी क्लास में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इट इज द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास सरफेस है ये मेटल की, यहाँ से एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट। यहाँ पर आपने एक एनर्जी इस पर सरफेस पर स्ट्राइक करी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए सरफेस पर से, तो इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीजियम के केस में, फ्रांशियम आपके पास रेडियो एक्टिव है तो हम अभी इसे नहीं कंसिडर कर रहे, हम सीजियम को ले रहे हैं। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है और साइज बड़ा होने की वजह से इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जो है वो कम लगेगी रिमूव करने के लिए आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ बहुत इजीली, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी इसको रिमूव करने के लिए। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंडेंसी एक्सटेंट तक सीजियम के केस में देखा जाता है। नेक्स्ट इज योर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का मतलब है कि जो आपके पास कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सपोज आपके पास ये मेटल है, ये किसी और आयन के साथ इसने बॉन्ड फॉर्मेशन करी है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में उसे कहा जाता है लैटिस एंथैल्पी। तो ये बॉन्ड क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। तो इसीलिए लैटिस एनर्जी, एल्कली मेटल्स की लैटिस एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। So these were some physical properties of alkali metals. Next is your next topic जो chemical property है, it is deducted from your syllabus. So we will directly dive into the next topic, which is your characteristic of compounds of alkali metal. So in this topic, first subtopic is oxides and hydroxides. अब एल्कली मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं एयर के साथ ऑक्साइड्स फॉर्म करने की। ऑक्साइड्स आपके पास मेनली 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन O2 पर नेगेटिव चार्ज, -2 चार्ज, ऑक्सीजन एटम पर -2 चार्ज इज नॉर्मल ऑक्साइड, और आपके पास O2 पर -2 चार्ज इज पर ऑक्साइड एंड O2 पर 1 नेगेटिव चार्ज इज योर सुपर ऑक्साइड्स। डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो भी एलिमेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपके पास ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। इन जनरल लिथियम ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है। परऑक्साइड आपका सोडियम फॉर्म करता है एंड विच इज वेरी यूजफुल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोडियम परऑक्साइड बहुत सी रिएक्शंस में यूज होता है। सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं आपके पोटेशियम और रुबिडियम, बहुत कॉमनली सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब ये जो आपके पास ऑक्साइड्स या सुपर ऑक्साइड्स या परऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है? बेसिकली आपके पास जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होंगे आपके पास मेटल ऑक्साइड्स,
चाहे लिथियम का ले लो या किसी का भी ले लो आप, ये बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं, तो ये आपको आपका OH नेगेटिव आयन देते हैं। OH नेगेटिव आयन देते हैं। या अगर आप इसी रिएक्शन को आप किसी एलिमेंट केस में लिखना चाहें, तो जैसे आपके पास सोडियम है, सोडियम का ऑक्साइड, वाटर में जब आप इसे डिसॉल्व करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास ये फॉर्म हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है, स्ट्रांगली बेसिक है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन जो आपके पास मेटल परऑक्साइड्स होंगे या सुपर ऑक्साइड्स होंगे, ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड देते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड, सपोज आपके पास मेटल परऑक्साइड है, ये वाटर के साथ जब आप इसे ट्रीट कराएंगे या डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो आपको ये मेटल हाइड्रोक्साइड तो देगा, मेटल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड भी फॉर्म करेगा। और ऐसा ही होता है सुपर ऑक्साइड के केस में भी। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आपके पास फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं परऑक्साइड भी और सुपर ऑक्साइड भी। ये था रिएक्शन अगर ऑक्साइड्स फॉर्म करने हैं। लेकिन आपके पास हाइड्रोक्साइड्स भी फॉर्म होते हैं। अगर आप इन्हें रिएक्शन करवाई जाए इन ऑक्साइड्स को ही अगर आप मेटल के जो ऑक्साइड्स बने हैं उन्हें वाटर के साथ ट्रीट करवा दें, या डायरेक्टली जो मेटल है उन्हें ट्रीट करवा दें आप, सोडियम मेटल है उसे आप वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म होगा। या आप चाहें तो मेटल के ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराएं तो भी आपके पास हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा ऑक्साइड से। और ये भी बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। और एक चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन इज योर सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी जो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हुए हैं आपके पास, ये सारे के सारे बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड का होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके पास जो मेटल हाइड्रोक्साइड में जो ये बॉन्ड है MOH, इनमें जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, अब मेटल के पास ये एल्कली मेटल्स है, ये इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन दे अपना, और क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिमूव हो जाता है। तो आपके पास ये M पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में इजीली आ जाता है। ये जो OH नेगेटिव आयन फॉर्मेशन है, इसी की वजह से इन्हें बेसिक कहा जाता है। अब ये क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, नीचे की तरफ आते हुए ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, यानी कि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को तोड़ के M पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इस मेटल का, उसे रिमूव करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो अगर कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो ये बॉन्ड फटाफट से टूट जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है नीचे वाले एटम्स का, नीचे वाले हाइड्रोक्साइड्स का। तो आपके जैसे ही आप लिथियम से लेके सीजियम तक जाएं तो इसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज योर हैलाइड्स फॉर्मेशन। हैलाइड्स यानी कि हैलोजन एलिमेंट्स, हैलोजन ग्रुप के उन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और एल्कली मेटल्स के पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो अपने आउटरमोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को दे और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत इजी होता है। तो आपके पास हैलाइड्स जो फॉर्म होते हैं वो मेनली ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड से होते हैं। तो जो आपके पास मेटल ऑक्साइड्स होंगे, मेटल ऑक्साइड्स को आप ट्रीट कराएंगे तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग हैलाइड्स फॉर्म हो जाएंगे और H2O
रिमूव हो जाएगा। कोई भी आप हाइड्रोहेलिक एसिड लें, इसे हाइड्रोहेलिक एसिड कहा जाता है, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो उन्हें इन जनरल हाइड्रोहेलिक एसिड्स कहा जाता है। तो अगर आपके पास ये तो था मेटल ऑक्साइड के साथ, लेकिन अगर मेटल हाइड्रोक्साइड हो, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन इजीली मेटल हेलाइड्स की फॉर्म में आ जाता है और आपके पास वाटर रिमूव हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन तरीका है और कन्वीनियंट वे है लिथियम मेटल के हेलाइड्स को फॉर्म करने का। इसके साथ आपके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनॉमलस का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर इसीलिए कहा जाता है इसका क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो लिथियम देता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो लिथियम की है, लेकिन इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स वैसे शो नहीं करता। इसके लिए ऑलमोस्ट सभी ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एनॉमलस बिहेव करता ही है। इसके लिए आपके पास मेनली 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन इज योर स्मॉल साइज। लिथियम का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, सबसे छोटा साइज होता है लिथियम का अपने ग्रुप में। सेकंड इज योर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की ही होती है। नेक्स्ट इज योर अनअवेलेबिलिटी ऑफ या फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखें तो लिथियम के अलावा जो नीचे के सारे ग्रुप है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उन सब में डी ब्लॉक, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। बेशक उसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो लेकिन उसमें वेकेंट यानी खाली डी ऑर्बिटल जरूर रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लिथियम जो है, अब लिथियम के पास डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से और बहुत ही छोटा साइज होने की वजह से उसका एनॉमलस या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है बाकी अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। कुछ एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताती हूँ आपको। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बाकी एलिमेंट्स के, अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होता है और लिथियम बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, जबकि हार्डेस्ट ऑफ ऑल एल्कली मेटल्स, जबकि एल्कली मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उन सब मेटल्स में भी जो सबसे ज़्यादा हार्ड है वो लिथियम ही है और इसकी रिएक्टिविटी भी बाकियों के कंपैरिजन में कम होती है। सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उन्हें आप ओपन एयर में भी नहीं रखते, लेकिन लिथियम के कंपैरिजन में, लिथियम के साथ अगर उनका कंपैरिजन किया जाए, लिथियम बहुत ही कम रिएक्टिव है उनके कंपैरिजन में और इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिथियम के जो वो डिफरेंट है बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। इसीलिए उसके लिए रीजन यही 3 हैं, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है और वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और इसे कहा जाता है एनॉमलस बिहेवियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जब आपके पास, अगर हम लिथियम को लें, इसके डायगोनली यानी कि ये वाला एलिमेंट जो कि मैग्नीशियम है, इन दोनों में एक रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप का मतलब इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। वैसे ही सोडियम का कैल्शियम के साथ हो सकता है, बेरिलियम का नेक्स्ट अपने जो डायगोनल एलिमेंट होगा उसके साथ होगा। इसे कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो अभी हम यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम का देखेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ तो एक तो यही है कि एटॉमिक रेडियस लिथियम का अराउंड 152 पिकोमीटर होता है और इसका 160 पिकोमीटर है। तो ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम ही है इन दोनों का एटॉमिक रेडियस। दिस इज योर एटॉमिक रेडियस एंड इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगभग सेम ही होती है। इसकी लिथियम की अराउंड 1 होती है और
मैग्नीशियम की 1.2 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दोनों के हाइड्रोक्साइड्स, लिथियम के हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड वीकली बेसिक होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों की सेम है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी दोनों सिमिलर तरीके से दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। जबकि ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप के हैं, ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन होता है और फिर ये ग्रुप 1 होता है आपका, ये ग्रुप 2 आएगा। तो इन जबकि ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप के हैं, इन लेकिन स्टिल दे हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन प्रॉपर्टीज, इसीलिए क्योंकि इनका डायगोनल रिलेशनशिप है। विद दिस नेक्स्ट टॉपिक इज योर यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स। सभी एल्कली मेटल्स के कुछ यूजेस हैं, कॉमनली वो कहाँ यूज किए जाते हैं, एलॉयज फॉर्म करने के लिए, और कुछ फर्टिलाइज पोटेशियम क्लोराइड्स के, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह हो गए, ये लैब्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं। कुछ के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है हमारी बॉडी में, सोडियम की और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। और कुछ इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं डाई के लिए, या फिर लिथियम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है बैटरीज के लिए। तो ये कुछ एक यूजेस हैं इनके, एंड आई वांट यू टू गो थ्रू दीज यूजेस। इफ यू फाइंड एनी क्वेरीज यू मे आस्क, एंड विद दिस द टॉपिक एल्कली मेटल्स आपका खत्म हो जाता है इस यूनिट का। इसमें 2 पार्ट्स हैं, एल्कली मेटल्स और एल्केलाइट अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स आपका खत्म हो गया, इसके अलावा जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस से फॉर द टाइम बिंग हटा दिए गए हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं।